जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से सभी अपनी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम आपके लिए लेके आते हैं डेली ही जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको यहाँ पर हम 20 प्रैक्टिस सेट मतलब 20 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। मेरे कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं जिसमें आपको मैं 30 प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व करवाती हूँ एक ही प्रैक्टिस सेट के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट होंगे आपके लिए। जो एग्जाम को टारगेट करते हुए मैंने इन प्रैक्टिस सेट को बनाया है वो है यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, बैंक के लिए भी आप इन प्रैक्टिस सेट को दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आगे अपने क्लास की तरफ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। डेली मैं इस वीडियो को यानी इस प्रैक्टिस सेट को सुबह 8 बजे अपलोड करती हूँ, तो आप लोग डेली ही 20 मिनट का या फिर 15 मिनट का टाइम निकाल कर ये प्रैक्टिस सेट आप डेली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम। इसमें पूछा है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। जो संविधान है हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो प्रारूप समिति बनकर तैयार हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे बताना है। पहले हम पेन का थोड़ा साइज पतला करेंगे क्योंकि बहुत ही मोटा है ये, और फिर हम यहाँ पर इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देंगे और इसका कलर करेंगे ब्लैक, जिससे यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखेगा। ऑप्शन देखिए एक बार इस क्वेश्चन के क्या है यहाँ पर। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे यहाँ पर कि क्या बोल रहा है यहाँ पर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है यहाँ पर राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, बताइए। यहाँ पर ऑप्शंस हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर महाधिवक्ता। जब राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करते हैं तो उनके लिए शपथ दिलाई जाती है, उनके कार्यों से संबंधित उनके क्या क्या मतलब वो कार्य निर्वहन करेंगे, तो उस शपथ को कौन दिलाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के सारे प्रश्न हैं यहाँ पर, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में देखने को बार बार लगातार मिल रहे हैं। तो यानी किसी न किसी प्रीवियस ईयर्स मैंने प्रश्न पत्र से ही इन क्वेश्चंस को इकट्ठा करके ये प्रैक्टिस सेट आपका रेडी किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अपने यहाँ पर। इसमें पूछा है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शंस हमारे यहाँ पर एक बार ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस में दिए हुए हैं हमारे यहाँ पर 9 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, 15 अनुसूचियाँ या फिर 20 अनुसूचियाँ। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है यहाँ पर बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। जो मंदिर था अयोध्या का उसको गिरा दिया गया, यानी उसको तोड़वा कर उसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कराया था बाबर ने। हालांकि अब अयोध्या में फिर से हमारा राम मंदिर बनाया जा चुका है और मैं बहुत ही जल्द उस पर भी एक क्लास लेकर आऊँगी जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का आपको यहाँ पर संकलन देखने को मिलेगा अयोध्या से संबंधित, क्योंकि ये टॉपिक अभी बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर भी मैं बहुत ही जल्द एक क्लास लेकर आऊँगी। तो अभी हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें पूछा है बाबर के आदेश पर अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था वो किसने कराया था, बाबर ने किससे करवाया था। ऑप्शन देखिए यहाँ पर मीर बरकी ने, बलबन ने, जहांगीर ने या फिर शेर शाह सूरी ने। तो यह करवाया था मीर बरकी ने। ठीक है, ये उसका सुल्तान था ये इसका। ठीक है, कौन था, यानी एक तरीके से उसका राज्यपाल था मीर बरकी बाबर का, और उसी ने अयोध्या का मंदिर तोड़कर उसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था।
यानी उसी जगह पर, उसी मतलब फिलहाल उसी स्थान पर रहेंगे, थोड़ा हटके है लेकिन वहाँ पर ये मस्जिद का निर्माण उसने कराया था। फिर आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। क्वेश्चन बहुत ही छोटा लग रहा है आपको देखने में, आप लोग कहेंगे इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे आते हैं, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जिनके बारे में पूछा जाता है और इनसे काफ़ी सारी चीज़ें भी और भी पूछी जाती हैं कि किस किस के बीच लड़ा गया, किस सन में लड़ा गया, किस वजह से लड़ा गया। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है, बहुत सारी युद्ध हैं तो इनको भी हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए एक बार यहाँ पर, 1539 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में, 1424 ईस्वी में या फिर 1123 ईस्वी में। तो जो चौसा का युद्ध है वह लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब बनता है यहाँ पर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन बहुत छोटा था लेकिन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी से संबंधित यहाँ पर दोबारा आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, जहांगीर और जयसिंह के बीच में, हुमायूं और औरंगजेब के बीच में, शेर शाह सूरी और मीर बरकी के बीच या फिर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। तो जो चौसा का युद्ध है वह किस किस के बीच लड़ा गया था? यह लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। इसका ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा है यहाँ पर, न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल सम्राट को जाना जाता है। एक न्याय की जंजीर लगाई गई थी आगरा में, तो वह जंजीर किस मुगल सम्राट के द्वारा लगाई गई थी? यहाँ पर बताना है आपको, औरंगजेब ने लगवाई थी, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर हुमायूं ने। तो यह जो न्याय की जंजीर लगवाई थी वह लगवाई थी जहांगीर ने, ठीक है। किसने? जहांगीर ने यह न्याय की जंजीर लगवाई थी, जो कि अकबर का ही पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है यहाँ पर, जयपुर शहर को किस शासक के द्वारा बसाया गया था। ये जो जयपुर शहर है उसको किस शासक ने बसाया था बताना है आपको। यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पर इसमें हैं ऑप्शंस हमारे, आमेर के, ये आमिर हो गया लेकिन आमेर होगा, ठीक है, क्या होगा? आमेर, इस तरीके से। ऑप्शन देखिए, आमेर के शासक जयसिंह, महाराजा राणा प्रताप, मुर्शीद अली खान या फिर महाराजा संभाजी। किसके द्वारा इस नगरी को बसाया गया था, इस शहर को बसाया गया था? तो वह थे हमारे महाराजा आमेर के शासक जयसिंह के द्वारा। इन्होंने इस जयपुर शहर को बसाया था, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। फिर आता है अपना हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया यहाँ पर, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस दौरान जो गवर्नर जनरल था भारत में वह कौन था बताना आपके लिए। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मैकाले, ठीक है। ये मैकाले 2 बार यहाँ पर ऑप्शंस में आ गया बाय मिस्टेक, लेकिन हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने आंसर से यहाँ पर मतलब रखना होगा। ये तो इसका जो सही जवाब है वह बनता है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो था वह भारत का 1857 की क्रांति जब हो रही थी भारत में उस समय पर ये यहाँ का गवर्नर था। क्लियर हुआ? अब आता है अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए क्या पूछा है, यहाँ पूछा गया है, नेपोलियन किस देश का रहने वाला था। यह एक यात्री था, ठीक है, जो कि भारत में यात्रा के लिए आया था। तो यह किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन देखिए हमारे, रूस का, फ्रांस का, अमेरिका का या फिर अफ्रीका का। कहाँ का शासक था ये, कहाँ का रहने वाला था? तो यह निवासी था अफ्रीका का। कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ?
अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें हमने अभी 10 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया और इसमें टोटल जो प्रश्न है वो प्रश्नों की संख्या 20 है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें से हमारे अभी यानी कि आधा प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है और उम्मीद है आपको क्लास भी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है क्लास, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिए करिए। आप लोग क्लास देखते हो बट कभी भी क्लास को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलना चाहिए आप लोगों से, तो थोड़ा लाइक कर दीजिए क्लास के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सौर मंडल का जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है या फिर शनि है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर को घूमता हुआ आपको दिखाई पड़ता है? तो वह ग्रह है हमारा शुक्र। ठीक है, क्या है? शुक्र है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें पूछा है कौन कौन से ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी जिस दिशा में चक्कर लगा रही उसके विपरीत यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही चक्कर लगाते हुए देखे गए हैं? ऑप्शन देखिए, शुक्र और अरुण, बृहस्पति और बुध, शनि और मंगल, मंगल और शुक्र। बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर 1। शुक्र और अरुण जो हैं वह पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। देखेंगे इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है यहाँ पर, पहली बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये जो राष्ट्रीयकरण किया गया वह किस लिए किया गया? देश में आय के स्रोत बढ़ने के लिए। ठीक है, आय बढ़ने के लिए, विकास थोड़ा और अच्छे से हो सके इसलिए। तो एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये जो इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह किया गया था पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए। ठीक है, अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। पहले ऑप्शन देखिए। अरे मैंने तो इसके आंसर ही बता दिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मैंने ये नहीं देखा ऑप्शन में क्या बोल रहा है। उसमें यही पूछा था कि पहली बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका जवाब तो मैंने पहले ही बता दिया 14 बैंकों का, तो इसका इसका आंसर भी यही हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पूछा है भारत पर अरबों ने पहली बार आक्रमण कब किया? भारत में जो सर्वप्रथम आक्रमण किया गया अरबों के द्वारा, तो वह किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर एक बार। इसमें है 512 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 1123 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया? ऑप्शन देखेंगे एक बार हम यहाँ पर अपने, और इसका सही जवाब जो टिक होगा वह हो जाएगा 712 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है इसमें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है जिनके लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऐसी पहली भारतीय महिला की बात हो रही है। भारतीय भी होनी चाहिए, महिला भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे एक बार। भानु अथैया हो गई, नरगिस दत्त हैं, शशि बाला या फिर अरुणिमा सिन्हा हैं। कौन है ऐसी पहली भारतीय महिला जिनके लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह हो जाएंगी भानु अथैया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल क्लियर आंसर बनता है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्लास बहुत ही अच्छी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे कि एकदम प्योर गोल्डन वाले क्वेश्चन है। फिर आता है 16वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? अभी बात हुई थी, उसमें बताया था कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया। अब यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही है फिल्म पुरस्कार की। तो पहली प्रथम अभिनेत्री कौन है जिनके लिए यह पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर। नरगिस दत्त हो गई, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय या फिर सुचित्रा सेन।
बताइए क्या हो जाएगा। तो हमें ही इसका आंसर करना होगा क्योंकि आप लोग तो इसका भी आंसर कर नहीं सकते। ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 सुचित्रा सेन। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें पूछा है केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है, यानी किसके पास होती है, केंद्र में जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति किसके पास निहित होती है। ऑप्शन देखिए एक बार यहाँ पर, राष्ट्रपति हो गए, संसद हो गई, जनता हो गई या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो गया। तो किसके पास होगी केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति, तो यह होगी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास, सॉरी गलत हो गया ये यहाँ से, ये शक्ति होगी राष्ट्रपति के पास। ठीक है, किसके पास होती है ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। और संघ की जो कार्यपालिका उसकी शक्ति किसके पास होती है, वह होती है राज्यपाल के पास। क्लियर हुआ। अब आता है हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा है, यहाँ पूछा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, जो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अच्छा पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो किस देश से शुरू हुई थी, ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी, तो वो हुई थी यूएसए यानी अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से हुई थी, अमेरिका से शुरू हुई थी लिखित संविधान की अवधारणा। लेकिन इसमें पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, और अगर बात करें सबसे छोटा संविधान तो वह भी अमेरिका का ही है। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा भी अमेरिका से शुरू हुई और सबसे छोटा लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है। और अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर अमेरिका का तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ का सबसे छोटा संविधान है, लिखित रूस का है, भारत का है, फ्रांस का है। अब इन 3 ऑप्शंस में से बताइए आपको कि कौन सा हो जाएगा। तो जो इसका बिल्कुल सही जवाब है वो अलग से हम एकदम हाईलाइट करके दिखा देते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा भारत देश। ठीक है, भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान का इसे दर्जा दिया गया है, काफ़ी बड़ा संविधान है ये। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें क्या पूछा है, यहाँ पूछा गया है, पहले पेन का कलर चेंज करेंगे, थोड़ा साइज भी इसका पतला कर लेते हैं। इसमें पूछा है संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। अभी ऊपर मैंने मतलब शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। अब यहाँ पूछा है इन्होंने कि संविधान का जब निर्माण हुआ था, जब संविधान बनकर रेडी हुआ था, उस समय पर जो संविधान में टोटल अनुसूचियाँ थीं वह कितनी थी, बताइए। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर 8 अनुसूचियाँ थी, 9 अनुसूचियाँ थी, 10 अनुसूचियाँ या फिर 12 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी इसके अंदर, तब थी इसके अंदर 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, और अभी कितनी है, अभी है 12 अनुसूचियाँ। आगे बढ़ेंगे अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने 20 प्रश्न को ही इसमें सम्मिलित किया हुआ है। एक बार देखेंगे इसमें क्या पूछा है। यहाँ पूछा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, बताइए। जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था इस शहर का या फिर इस नगरी का, तो यह किसने कराया था और ये कहाँ पर बना हुआ है। देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑप्शंस हैं यहाँ पर, शाहजहाँ ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। तो यह किसने कराया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, यह करवाया था अकबर ने। ठीक है, किसने, शाहजहाँ अकबर ने इसका निर्माण शाहजहाँ नहीं, सम्राट अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो और ये थोड़ा ही हटके है, आगरा के पास ही है, थोड़ा सा हटके है वहाँ से। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पूरे सॉल्व करवा दिए बीच में, और उम्मीद है आपका भी इसमें जो स्कोर है वो तकरीबन 18 प्लस तो रहा ही होगा। ठीक है, 18 प्लस ही होगा, इससे कम नहीं होगा। और अगर आप चाहें अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करना तो कमेंट बॉक्स में भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी हमारी क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस टॉपिक पर आपको पूरा पर्टिकुलर एक प्रैक्टिस सेट चाहिए आप ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। हम उस पर भी पूरे कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट लाने की। जल्दी हम एक अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर एक प्रैक्टिस सेट लाने की अभी हमारी तैयारी है, हम यानी वो प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलते हैं जो कि सुबह 8 बजे मैं डेली ही यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग आकर 20 से
15 मिनट की क्लास होती है, तो आप ये देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है और आप अपनी तैयारी को भी इसमें चेक कर सकते हैं कि आप इसमें कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट से एक ये भी होता है कि हमारा थोड़ा रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट हमें भी करते रहिए। बाकी हम तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। आपके जो कज़िन है या फिर भाई-बहन है जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उनके साथ भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा-सा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।